हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा लेखांकन समीकरण, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आप कह सकते हैं कि हमारे क्लास 11th के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो लेट्स सी इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट स्टेट्स दैट द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेफिनेशन में आपने पढ़ा ही है कि ये बता रहा है आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको ये बताता है कि हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटीज होती हैं एंड जो कैपिटल्स होती है वो एसेट्स के इक्वल होती है। मतलब असेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि हमारे बिजनेस की जितनी भी असेट्स होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल और लायबिलिटीज की। अगर एक हाथ में आपके असेट्स रखी है तो दूसरे हाथ में आपके कैपिटल और लायबिलिटीज रखी है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर पहले जानना भी ज़रूरी है कि असेट्स क्या होती है, कैपिटल्स क्या होती है और लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो चलो हम समझ लेते हैं कि हमारी असेट्स क्या है, कैपिटल क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल्स क्या होती है। कैपिटल के बारे में आपको पता ही है कि हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पूंजी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ती है ना कुछ अमाउंट। बिजनेस के साथ ऐसे तो ओपन होगा नहीं। आपको छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करें तो आपको कुछ ना कुछ 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपीज़ कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस का जो ओनर है उसने जो अपना फर्स्ट अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। क्योंकि हमारा जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि कैपिटल अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अलग है और आप अलग हैं। आप बिजनेस के ओनर हैं, कैपिटल आपसे अलग है। बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा। ठीक है, आप बिजनेस में जैसे अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो आप बिजनेस आपको क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो जैसे आपने सोचा कि यार मैंने 12th पास कर ली है, अब मुझे तो एक शॉप ओपन करना है। शॉप ओपन करना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम बिजनेस में, वो आपकी कहलाएगी कैपिटल। और इसको आपने देखा है कि ये असेट्स कैपिटल किसके बराबर होती है, असेट्स के बराबर होती है। इसको हम लायबिलिटी में प्लस करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस का जो ओनर है वो उसके फर्म्स को हम डिफरेंट सेपरेट एंटिटी मानते हैं। कि हम मानते हैं कि बिजनेस अलग एक अलग इंसान है, एक अलग पर्सन है और इसका ओनर एक अलग पर्सन है। तो बिजनेस जो पैसा लगा रहा है, बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी दिखाते हैं। हम इसे असेट्स नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते यार हमने पैसे लगाए हैं तो ये तो हमारी असेट्स हो गई। नहीं, आप अलग है और आपका बिजनेस अलग है, इसलिए आप जो बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो वो उसके लिए क्या होगी, लायबिलिटी, क्योंकि उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो कैपिटल क्या होगी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, ये कैपिटल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि असेट्स क्या होती है। तो असेट्स मतलब होती संपत्तियाँ, है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। बिजनेस के जो भी रिसोर्सेस है जिसपे उनका खुद का एक मालिकाना हक है, जो ओन करते हैं, जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जो मनी से रिलेटेड हो, वो हो जाएगी हमारी असेट्स। जैसे असेट्स में हम मेन पढ़ लेते हैं कैश, कैश हमारे असेट्स है। ठीक है, बैंक बैलेंस, अब पैसा आप हाथ में रखो, आप बिजनेस के गुल्लक में रखो, है ना, या फिर आप बैंक में रखो, एक ही बात है। तो कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक्स, ये सभी आपकी असेट्स है। कैश क्या होता है भाई, अपना बिजनेस कर रहे हो आप तो नगद नगद व्यवहार ही करेंगे। आप नगद देना है, नगद लेना है, कैश पेमेंट करना है, कैश परचेस करना है, कैश सेल्स करना है। तो जो आप नगद जो पैसा होता है वो हमारा कैश होता है। बैंक बैलेंस, डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो आपको पता है कि बैंक बैलेंस सारे तो भी आप यूपीआई पेमेंट कर दोगे, है ना। कैश आजकल रखता कौन है भाई, कैश चोरी हो सकता है लेकिन यूपीआई तो सेफ है आपका। आपको आपका मोबाइल का पासवर्ड पता है तभी आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपके बैंक में बैलेंस है तो वो भी कैश के समान है। फर्नीचर्स, आप अपने कोई शॉप है,
है ना। उसमें अगर आपके फर्नीचर्स हैं, मान लो अब शॉप है, आप एक कोई किराने की शॉप ले लो, किराने की शॉप में आपने बैठने के लिए कुछ वगैरह फर्नीचर वगैरह बनाए हैं, सोफ़ा सेट वगैरह बनाए, तो वो भी आपके असेट्स हैं। जिस बिल्डिंग में वो शॉप आप चला रहे हैं तो वो बिल्डिंग आपके असेट्स हैं, है ना। वहाँ पर कुछ मशीनरी, मान लो कुछ प्रोडक्शन वर्क्स हो रहा है तो वहाँ की मशीनरी है तो वो आपके असेट्स हैं। डेटर्स, अब ये नया टर्म आपको आज सीखने को मिला है कि ये डेटर्स क्या होते हैं बिजनेस में। सो डेटर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, सारा हमने अभी केस पढ़ा कि यार हम केस में परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं मतलब सेल, परचेस कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, तो हम केस में परचेस कर रहे हैं, केस में सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या बिजनेस खाली पैसों के बल पे चलता है? तो ऐसे कस्टमर भी तो आपके बिजनेस में आते हैं जो आपसे उधार माल खरीदेंगे और आपको उधार उनको बेचना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारा ही आपका कैश में चल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारा का सारा आप कैश में चला सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है ना। आपको अगर बिजनेस करना है तो भैया उधार तो लेन देन तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो डेटर्स मतलब देनदार, जिनको हमने क्रेडिट पर, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अब आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, 11th में है, तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग सीखना पड़ेगा पहले। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है, इट मीन्स अपने आपने क्रेडिट सेल किया है। बेचना मतलब सेल करना। अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो इन द फ्यूचर, भविष्य में, वो व्यक्ति जिसको आपने क्रेडिट सेल किया है मतलब उधार माल बेचा है, वो आपको पैसे वापस चुकाएगा। तो वो आपका कहला गया डेटर्स, क्योंकि वो आपका क्या हो गया? देनदार, पैसे देने वाला। तो वो कहला गया आपका डेटर्स, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट सेल किया है। ठीक है। फिर स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? आप यहाँ पे होता है हमारे एक किराने की शॉप है तो इतना स्टॉक पड़ा है। ठीक है। स्टॉक भी 2 टाइप्स के होते हैं। ओपनिंग है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो आप अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग में जो हम बोलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और जो लास्ट में हो जाएगा क्रेडिट स्टॉक, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक, जो भी सामान आपका बेचने के लिए पड़ा है जो आपके शॉप में, वो आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो मैंने हमने देख लिया कैपिटल्स क्या होती है। कैपिटल हमारी होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। और स्टॉक क्या होते हैं? एसेट्स क्या होती है हमारी? एसेट्स में हम ले लेंगे कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स एंड स्टॉक। अब बचा है हमारा अकाउंट इक्वेशन। एक बार वापस चलते हैं हम। क्या है अकाउंट इक्वेशन? है हमारी असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हमने समझ लिया कैपिटल्स क्या होती है, हमने समझ लिया एसेट्स में हम क्या क्या लेते हैं। अब बात होती है लाइबिलिटीज़ की। अगर आपके बिजनेस में असेट्स है तो लाइबिलिटीज़ तो है। अगर आप कोई आपको देगा तो आपको भी तो किसी ना किसी को पे करना पड़ेगा, आपकी भी तो कोई लाइबिलिटीज है। तो बिजनेस को जिसको पे करना है वो लाइबिलिटीज में आती है। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब जो बिजनेस के बाहर, बिजनेस के बाहर आपको जो भी पेमेंट करने हैं। आप बिजनेस ऐसा तो एक हाथ से आप लोगे तो दूसरे हाथ से आप दोगे, तो बिजनेस ऐसा तो चलेगा नहीं। तो आउटसाइडर्स को बिजनेस जो भी पेमेंट करेगा वो हमारा क्या होगा? लाइबिलिटीज होगी। तो लाइबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर्स। अभी हमने इसके पहले जस्ट पहले पढ़ा था डेटर्स। डेटर्स मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जो क्रेडिट सेल हम करते हैं, मतलब हम उधार माल बेच रहे हैं तो हमारा डेटर्स है। इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स। मतलब हमने किसी से अगर क्रेडिट पर परचेस किया है, मतलब हमने किसी से उधार खरीदा है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स, लेनदार। भाई लेनदार है तो कभी ना कभी तो हमसे पैसे मांगेंगे इन द फ्यूचर्स, तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर। और लेने वाले हैं तो हमको उनको पेमेंट करना है, और पेमेंट करना है तो वो हमारी हो गई लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स। सेकेंड अगर हम हमारे लाइबिलिटीज की ओर देखें, बैंक लोन। अगर हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया है तो इन द फ्यूचर आपको बैंक से जो लोन दिए लिया है उसके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। तो बैंक लोन भी क्या हो गया? आपका एक लाइबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट है अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अदत्व्य, मतलब आपको देना बाकी है। अभी आपने पेमेंट कराना है लेकिन इन द फ्यूचर आपको देना तो पड़ेगा। मान लो कोई रेंट है, किराया आपने दिया नहीं है, आपने यूज़ कर लिया 1 महीने के लिए वो बिल्डिंग का, वो जो भी ऑफिस है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री से आपने यूज़ कर लिए, लेकिन उसका रेंट अभी पेमेंट नहीं किया तो वो देना बाकी है। तो सो आउटस्टैंडिंग रेंट अभी देना बाकी है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे आपके। सो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो वो भी क्या हो गई? लाइबिलिटीज। मतलब बिजनेस पे जो अपने सामान है, जिसपे अपना ओनर है, अपना हक है, वो तो हमारी हो गई असेट्स, है ना। कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटा स्टॉक, ये तो हमारी हो गई असेट्स। ओके। और लाइबिलिटीज जो हमको पेमेंट करनी है एज ए बिजनेस, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन, और ये हमारे क्या हो गए? क्रेडिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमको जब बनानी है, हमको क्या करना है? इन दोनों टर्म को एक साइड हमको, लेफ्ट हैंड साइड हमको रख देना है असेट्स को, और राइट साइड हमको रख देना है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को।
और हमको दिखाना है कि हमारे बिजनेस में क्या है। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमेशा ये शो करता है कि एसेट्स हमेशा इक्वल होगी कैपिटल और लायबिलिटी के। क्यों होती है? क्योंकि हमारे अकाउंट जो है वो ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में, है ना, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो टू अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, उसकी टू साइड्स को। अगर एक आपका डेबिट हो रहा है तो अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा ही होगा। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट बोलता ही ये है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन आपके दो इफेक्ट होंगे, ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर ड्यूअल एक्सेप्ट मतलब एक अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट हो रहा है तो हो सकता है दूसरा भी इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ही हो, या फिर हो सकता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट हो रहा है एसेट साइड, तो दूसरा इफेक्ट आपने कहीं ना कहीं कैपिटल या लाइबिलिटीज पे होगा। तो ये आपका इफेक्ट ड्यूअल एक्सेप्ट है। इसलिए क्या होती है, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, क्योंकि उसका दो साइड इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घटेगा, दूसरी तरफ भी वो बढ़ेगा ही सही। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में और इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर। अब बैलेंस शीट तो अभी तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, बैलेंस शीट तो आपके 11th का लास्ट टॉपिक है। जब हम लास्ट न्यूमेरिकल का जो हम 11th के अकाउंट में करने वाले हैं वो बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। चलो अब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गई कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है हमारी। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल सोल्व करने के पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल क्या है। कुछ तो रूल हमको फॉलो करने ही पड़ेंगे, जब भी तो कोई भी हमको न्यूमेरिकल्स करना है तो कुछ ना कुछ रूल्स हमको फॉलो करने ही पड़ते हैं, बिना रूल्स के तो कुछ काम चलता नहीं है। तो लेट्स सी क्या रूल्स है हमारे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इंक्रीज इन असेट्स इंक्रीज इन वन साइड। जैसे ही आपकी असेट्स इंक्रीज हुई तो आप उसको इंक्रीज कर दो वन साइड, और अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, सेकंड रूल्स क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इंक्रीज ऑन द अदर साइड, आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही तो आप उसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, उसको ऐड कर दो। आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही तो आप उसको ऐड कर दो। इंक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज ऑन द राइट साइड। ये देखो, आपको देखा कि लेफ्ट हैंड साइड असेट्स होती है और राइट हैंड साइड अपना कैपिटल और लाइबिलिटीज होता है। तो जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही तो आप राइट साइड उसको इंक्रीज कर दो। और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, मोर देन टू भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो अकाउंट्स पे तो आपका एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेगा। अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू अकाउंट्स पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। अब बिजनेस में हम जो भी कर रहे हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000, ये एक ट्रांजेक्शन है। परचेज फर्नीचर, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरी, आपने सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस में जो इवेंट हो रहे हैं और जिसको हम मॉनेटरी टर्म में, मतलब हम जिससे मनी से मेजर कर पा रहे हैं, वो हमारे क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो आपको रूल्स भी समझ में आ गया। आपको देखना है कि जो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस कर दो। तो आपको पहले ट्रांजेक्शन अच्छे से रीड करना है, और उसमें आप अभी जैसे हमने जस्ट पढ़ा था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू अफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट टू अफेक्ट, मतलब कम से कम टू अफेक्ट तो होंगे ही, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम आपके टू अफेक्ट तो होंगे ही। तो आप जैसे ही ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन से दो अकाउंट हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देंगे ओनर स्टार्टेड विथ बिजनेस, ओनर ने एक बिजनेस स्टार्टेड किया है ₹1,00,000 से, तो यहाँ पर आपको दो ट्रांजेक्शन कौन कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं आपको, कैपिटल और वन मोर। भाई आपको पता है ना, ओनर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, हमने यही अभी जस्ट अभी पढ़ा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, वो हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो ओनर स्टार्टेड तो कर रहा है 1,00,000 से, तो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहा है मतलब कैपिटल है वो, तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो बिजनेस में कैपिटल आ रही है, तो कैपिटल हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो हम इधर क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस 1,00,000 करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड असेट्स प्लस हो रही, असेट्स क्यों प्लस हो रही है, आखिर असेट्स में क्या है, देखो हमने असेट में सबसे पहले क्या पढ़ा था, कैश। आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो अमाउंट किस फॉर्म में कर रहे हो, कैश ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, तो पैसा भी क्या है, हमारे असेट्स से। दो साइड इफेक्ट कर रहा है, एक तो आपको देखो लाइबिलिटी साइड कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो प्लस कैपिटल में आ जाएगा, और एक आपने क्या करा है, असेट्स इन्वेस्ट करी है तो आपके असेट्स में आ जाएगी।
इसको मैं न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करके समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में हम देखते हैं। वेट अ मिनट, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन उसको, फिर अपन उसको डिफरेंट वे में देख लेते हैं कि आखिर हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कैसे आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट। सबसे पहले आपने देखा था कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब आपने देख लिया कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका जो ये बिजनेस है वो स्टार्ट हो रहा है विथ कैश। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि स्टार्ट होना मतलब कि बिजनेस का ओनर फर्स्ट टाइम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट तो आपको ये मिल गया। आपको एटलीस्ट 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं उस ट्रांजेक्शन में। एवरी ट्रांजेक्शन में आपको 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हमने कर दिया है, क्या करा, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड हमको यहाँ पर दिख रहा है कैश, ठीक है, सेकेंड हमको दिख रहा है कैश। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या बोलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो हमने कैश से करा 1 लाख रुपए से, तो क्या हम असेट साइड लिख सकते हैं कैश, असेट साइड क्या लिख देंगे हम, कैश कितना 1 लाख रुपीस, और कैपिटल भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपीस। तो हो गई हमारे असेट्स और कैपिटल इज इक्वल। यहाँ पर भी 1 लाख था और यहाँ पर भी 1 लाख था। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्टेड किया विथ कैश। तो यहाँ पर क्या है 1 लाख रुपीस, आपके असेट्स में बढ़े, असेट्स क्या बढ़े, आपका कैश इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर भी आपके कैपिटल इंक्रीज। सेकेंड हम देखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन से है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। 2 अकाउंट कौन कौन से है, देखो एक तो आपका फर्नीचर दिख रहा होगा आपको, एक अकाउंट आपका कौन सा दिख रहा है, फर्नीचर आपको दिख रहा होगा, एक अकाउंट आपका कौन सा है फर्नीचर, अदर वन इज कैश। यहाँ पर भी आपके 2 अकाउंट्स है, एक फर्नीचर और एक कैश। अब आप ये देखो कि एक फर्नीचर है और एक कैश है, दोनों आपके क्या है, दोनों आपके असेट्स से ट्रांजेक्शन इफेक्ट तो कर रहा है, तो दोनों आपके असेट्स से, दोनों आपके असेट्स से, फर्नीचर भी आपके असेट्स से, कैश भी आपका असेट्स है। लेकिन आप देखो आप परचेज फर्नीचर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो आप उसको इंक्रीज हो रहा है ना, आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो आप फर्नीचर को क्या कर रहे हो प्लस कर रहे हो 20,000, और कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो कैश का आप क्या कर दोगे -20,000, ठीक है। तो आपने ये वापस अकाउंट इक्वेशन इक्वल हो गई। अगर आपने एक साइड प्लस करे हैं तो दूसरी साइड आपने क्या करा है माइनस भी करा है। अगर आपने क्या करा है असेट्स कैपिटल तो आपकी 1 लाख की 1 लाख ही है, इधर आपने क्या करा एक साइड असेट्स की साइड कैश में आपने फर्नीचर ऐड कर दिया, और कैश में से आपने फर्नीचर आपने असेट्स में प्लस कर दिया है, और कैश में से आपने 20,000 माइनस कर दिया है। थर्ड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने कहा है कि जहाँ पर भी यहाँ पर क्रेडिट वर्ड जो आता है, इस क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है उधार, मतलब कि आपने उधार करा है। अब उधार आपने क्या करा है परचेस करा है, उधार खरीदा है। आपने किसी से अगर उधार खरीदा है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, उधार खरीदा है तो मैंने आपको बताया था ये क्रेडिटर्स भाई लेने वाले, आपने उनको उधार खरीदा है तो ये आपके क्या है लाइबिलिटीज में आ जाएंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने क्रेडिट परचेस किया है ना, तो इन द फ्यूचर्स तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उनको, तो ये हमारे लाइबिलिटीज में आ रहे हैं क्रेडिटर। अब बताओ मुझे, आपने उधार परचेस किया है, क्या परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है। गुड्स क्या, वही सामान जो हम बेचते हैं, लेन देन करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टॉक। तो आपने गुड्स परचेस किया तो स्टॉक आपने परचेस किया, आपके बिजनेस में आया गुड्स, तो आपकी असेट्स तो इंक्रीज हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। असेट्स कौन सी, असेट्स में क्या इंक्रीज हो जाएगा आपका स्टॉक 15,000, और क्योंकि आपने क्रेडिट पर करा है तो आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके 15,000 इंक्रीज हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपके क्रेडिटर्स 15,000 इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दोनों आपकी वापस अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है। फिर नेक्स्ट है आपको देखिए ये बात ध्यान रखनी कि आप जब भी कैपिटल में कोई भी प्रॉफिट या इनकम होती है तो आपको कैपिटल में हमेशा प्लस करना है, और कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस होता है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना है। आपने अभी जो ये रूल देखे हैं ना, अगर आपने नहीं लिखा है तो रूल आप यहाँ पर एक ऐड कर लेना कि इन द कैपिटल आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड करना है, और इनकम एंड प्रॉफिट आपको ऐड करना है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है कैपिटल में से। तो आप देखो यहाँ पर पेड सैलरी, आपने यहाँ पर सैलरी पेड करी, कितनी करी 5,000 सैलरी पेड करी है। 2 अकाउंट कौन कौन से, देखो यहाँ पर सैलरी पे करी है, मतलब क्या जा रहा है, एक और कैश जा रहा है। भाई आपने नगद में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपने कैश, तो असेट्स आई आपने क्या करा
कैश माइनस कर दिया 5000। और मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा अगर आप कर रहे हो तो आपको कैपिटल में से माइनस करना है। तो कैश आपका जा रहा है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड असेट में से कैश माइनस कर दिया 5000 और राइट हैंड साइड आपने कैपिटल में से भी माइनस कर दिया 5000, क्योंकि एक्सपेंसेस है। अपना रूल बोलता है कि भाई जो भी आपके खर्चे और एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है और जो भी आपका इनकम और प्रॉफिट है आपको प्लस करना है। तो ये हमारी इक्वेशन वापस इक्वल हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है कितना 2000 कमीशन रिसीव्ड हुआ है, मतलब क्या पैसे आए होंगे ना भाई, रिसीव हो रहा है तो कमीशन किस फॉर्म में हो रहा है, कैश के फॉर्म में रिसीव हो रहा है, तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, पैसे आ रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है और पैसे आ रहे तो इनकम है। मैंने आपको जैसे हमने ऊपर हमने देखा कि एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से आपको माइनस करने हैं, तो ये आपकी इनकम है कमीशन, तो ये हमको कैपिटल में प्लस करना है। तो वापस हो गई आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई है। इसके एक दो इलस्ट्रेशन आप एक को ट्राई कर लेना, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड नाइट।